हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने SN1 और SN2 में कंपेयर किया था कि SN1 रिएक्शन कैसा होता है, SN2 रिएक्शन कैसा होता है, SN1 SN2 में कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, कैसे SN1 में रिटेंशन बनता है, इन्वर्जन भी बनता है, SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा, SN1 में रेसमिक मिक्सचर भी फॉर्म करेगा, SN2 में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। ये सब सारा हम लोगों ने देखा था। अगर हम लोग अब बात करें कंपेयर का ग्राफ के बेसिस पे, तो वो भी हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ में कैसे दो दो ट्रांजिशन स्टेट SN1 में बनेगा, कैसे एक ही ट्रांजिशन स्टेट SN2 में बनेगा। तो अगर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड के बेसिस पे देखें, ग्राफ के बेसिस पे SN1 और SN2 को कंपेयर करें, तो हम लोग देखते हैं कंपेयर ऑफ SN1 एंड SN2। ठीक है, कंपेयर ऑफ SN1 एंड SN2। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिंपल ग्राफ के वे में, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ग्राफ में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग SN1 SN2 को ग्राफ से कैसे कोरिलेट करते हैं, समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मेरा CH3L है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग CH3CH2L है, यहाँ पे मान लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C और L है, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक L ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें SN1 और SN2 को कंपेयर करेंगे, तो अगर हम लोग इसको भी ऐसे दिखा दें, ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे तो SN1 में देखोगे और SN2 में देखोगे, तो SN2 में देखोगे तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर SN2 का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रांस, और SN2 का रिएक्टिविटी हम लोग जानते हैं कि स्टेरिक हिंड्रांस पे डिपेंड करता है। जितना कम स्टेरिक हिंड्रांस होगा, जितना कम क्राउडिंग होगा, जितना कम भीड़ भाड़ होगा, उतना ज़्यादा SN2 की रिएक्टिविटी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग SN2 की रिएक्टिविटी को देखें तो हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग SN1 के रिएक्टिविटी को बताएंगे, तो ये अगर मेरा SN2 हुआ, ये मेरा अगर SN2 हुआ, तो अगर हम लोग SN1 को दिखाएंगे तो यहाँ पर SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, तो यहाँ पर SN2 की रिएक्टिविटी सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर और SN1 की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये दोनों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों आपके SN2 को फेवर करता है। ठीक है, ये दोनों आपके SN2 को फेवर करता है, ये आपके SN1 को फेवर करता है, और ये जो ग्रुप हुआ, यहाँ जो ग्रुप अगर हम बात करेंगे, ये जो ग्रुप हो गया मेरा, ये मेरा SN1 पे भी काम कर सकता है, SN2 पे भी काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ को दिखाएंगे, ये मेरा SN1 का ग्राफ हुआ, ये मेरा SN2 का ग्राफ हुआ। ये SN1 का ग्राफ इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन धीरे धीरे घट रहा है, तो SN1 की रिएक्टिविटी भी धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रांस सबसे कम, तो SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। स्टेरिक हिंड्रांस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो SN2 की रिएक्टिविटी धीरे धीरे घट रहा है। ये हम लोग सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं SN1 SN2 का ग्राफ के बेसिस पे अमोंग अल्काइल हैलाइड। तो बोलेंगे सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो SN2 को फेवर करेगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो SN1 को फेवर करेगा, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो मेरा SN1 और SN2 दोनों को फेवर करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए
अब हम लोग देखते हैं SN1 SN2 में। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कहाँ हम लोग SN1 लगाएंगे और कहाँ हम लोग SN2 लगाएंगे, ये बात हो जाती है। तो पहले हम लोग SN2 SN1 कहाँ लगाएंगे इस पे हम लोग सोचें तो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स देखना होता है कि कहाँ पर SN1 लगेगा, कहाँ पर SN2 लगेगा। कुछ फैक्टर्स जानने के लिए सबसे पहला फैक्टर्स जो होता है वो हम लोग जानते हैं सबस्ट्रेट। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है सबस्ट्रेट। सेकेंड जो हम लोग फैक्टर जान सकते हैं, सेकेंड फैक्टर के बारे में हम लोग जान सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड फैक्टर के बारे में अगर हम लोग जाने तो थर्ड फैक्टर हम लोगों का हो सकता है क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप। थर्ड फैक्टर जो हो जाएगा वो मेरा लिविंग ग्रुप। फोर्थ फैक्टर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो इस चार फैक्टर के बारे में अगर हम लोग जान जाएं तो इस चारों फैक्टर्स के जानने के बाद हम लोग कहाँ पर SN1 लगेगा, कहाँ पर SN2 लगेगा, ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम लोग सिंपल जानते हैं कि सबस्ट्रेट तो हम लोग जानते हैं बाबू, जिस पे आपका रिएजेंट अटैक करता है। तो सबस्ट्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर क्लॉडिंग सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर क्लॉडिंग सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर SN1 की रिएक्टिविटी यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा होगी। और क्लॉडिंग जहाँ ज़्यादा वहाँ पर SN2 यानी SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेस स्टेरिक हिंड्रांस। तो हम लोग बोलेंगे क्लॉडिंग ज़्यादा तो SN2 की रिएक्टिविटी कम। तो सबस्ट्रेट तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट तो हम लोग को पता है। अब हम लोग को पता चलना है क्या, सॉल्वेंट के बारे में। बाबू सॉल्वेंट के बारे में अगर जाने तो सॉल्वेंट बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, बिना सॉल्वेंट का आपका रिएक्शंस ही नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, बड़ा बेसिक से जानते हैं सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट क्या होता है। हम लोग तो ये जानते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सॉल्वेंट को हम लोग दो टाइप्स में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सॉल्वेंट को हम लोग दो टाइप्स में हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सिंपल अगर बोलेंगे सॉल्वेंट में तो एक हो जाता है मेरा पोलर सॉल्वेंट और एक हो जाएगा मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर का हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। नॉन पोलर में जैसे ले लूँगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो पोलर हो जाएगा। सिंपल। तो हम लोग जैसे जानेंगे यहाँ पर ले लेंगे, अगर हम लोग ले लेते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मेरा पोलर हो गया। और अगर हम लोग नॉन पोलर की बात करेंगे जैसे ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, हम लोग ले लेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये सब मेरा क्या हुआ, नॉन पोलर हो गया। सिंपल। अब आगे फर्दर की बात करें तो पोलर को भी हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पोलर को भी हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है मेरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप ध्यान देना, पोलर कहने का मतलब आप जानते हो जहां पे डेल EN का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, और नॉन पोलर का मतलब आप जानते हो जहां पे डेल EN का वैल्यू जीरो हो जाए। हम लोग पोलर की बात कर रहे हैं, पोलर दो टाइप्स का, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में इसको बोलेंगे PP और इसको बोलेंगे PA। PA कहने का मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और PP कहने का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहाँ लगेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहाँ लगेगा, तो आप लोग एक चीज समझ लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लगाते हैं SN1 में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लगाते हैं SN1 में, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लगाते हैं SN2 में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लगाते हैं SN2 में। तो आप बोलोगे सर पहले तो हम लोग ये जान जाए कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और सर ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो एक बात समझना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वैसा सॉल्वेंट जो H+ ईजिली दे सके,
जो इजीली H+ को दे सके वो हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके पास H+ देने के लिए हो। जैसे अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल ले लेंगे तो बोलेंगे ROH, जैसे हम लोग ले लेंगे HOH, जैसे हम लोग ले लेंगे RSH, जैसे हम लोग ये सब मेरा क्या हो गया, या जितना भी एसिडिक एटम के साथ, जैसे हम लोग ले लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H, तो ये ऐसा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ इजीली दे सके, जो इजीली प्रोवाइड कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, ये मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम लोग बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर क्यों बोले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। प्रोटिक क्यों बोले, क्योंकि प्रोटॉन H+ डोनेट करने की को टेंडेंसी रख रहा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और हम लोग बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो बड़ा आसान हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट समझना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट समझना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट समझना। देखिएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहने का मतलब हो गया, अगर हम लोग सिंपल जानेंगे तो बहुत बेसिक से जानना, वैसा सॉल्वेंट जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा लेकिन वो H+ डोनेट नहीं कर पाएगा, H+ नहीं दे पाएगा, वो हो जाएगा पोलर एप्रोटिक। और यहाँ पोलर प्रोटिक, पोलर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, प्रोटिक कहने का मतलब H+ देने वाला, तो जिसके पास H+ होगा वही ना मेरा पोलर प्रोटिक होगा। ये प्रोटिक भी है और इलेक्ट्रोनिगेटिव का डिफरेंस, तो पोलर प्रोटिक हुआ। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर O और R में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब पोलर तो हो गया, लेकिन क्या ये H+ दे पाएगा, हम बोलेंगे नहीं, नहीं दे पाएगा, तो प्रोटिक या एप्रोटिक, हम बोलेंगे एप्रोटिक, तो ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एक हम लोग ले लेते हैं ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया मेरा एसीटोन, ये हो जाएगा मेरा क्या, पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक। यहाँ देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, तो पोलर तो है, लेकिन क्या जिसके पास पोलैरिटी बेस्ड है वो H+ डोनेट कर पाएगा, हम बोलेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये बड़ा फेमस है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले लेंगे ये हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल, और फॉर्माइड क्योंकि एमाइड है, और एमाइड के साथ मेरा क्या, ये CO एक ही कार्बन है इसलिए फॉर्माइड। याद करो यार, एक ही कार्बन अल्डिहाइड में तो फॉर्मल्डिहाइड, एक ही कार्बन एसिड में तो फॉर्मिक एसिड, सिमिलरली एक ही कार्बन एमाइड में तो फॉर्माइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइमिथाइल, इसीलिए D, डाई के लिए D, मिथाइल है इसीलिए M, और फॉर्माइड है इसीलिए F, तो ये हो जाएगा DMF। और बताओ यहाँ भी मेरा पोलैरिटी तो है, लेकिन ये प्रोटिक या एप्रोटिक, हम बोलेंगे एप्रोटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ना पोलैरिटी है, तो हम बोलेंगे ये H+ कहाँ से दे पाएगा बाबू। यहाँ देखो, यहाँ पर आपका अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो इस O के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि O रहता, F रहता, N रहता, C ट्रिपल बॉन्ड C रहता, तब हम बोलते कि वो H+ डोनेट कर पाएगा, लेकिन ये तो मेरा कार्बन और H है, तो ये बेचारा नहीं दे पाएगा। इस कारण से हम इस DMF को बोलेंगे ये मेरा पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो हम लोग जाने सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट दो टाइप्स का, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो, नॉन पोलर में देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जीरो। तो ये मेरा हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये हो गया मेरा पोलर सॉल्वेंट। पोलर मेरा दो टाइप्स का, एक होता है मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
और एक होता है मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग SN1 में लगाते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग SN2 में लगाते हैं। अब जानने की बात ये थी कि कौन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, कौन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो H+ जो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर पाए। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी है, या वैसा हम लोग सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक बोलेंगे जिसके पास हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, उसको बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर H मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से, यहाँ H मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से, यहाँ H मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से, या हम लोग बोल सकते थे यहाँ पर ले लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ जो H होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो ये सब सारा जो होगा वो पोलर तो है ही, साथ ही साथ प्रोटिक भी है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर हम लोग बात करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहने का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा, लेकिन H जो होगा वो मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C वाला कार्बन, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C वाला कार्बन बाबू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चूंकि S कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। फिर हम लोग जानते हैं sp2 वाले कार्बन का, और फिर हम लोग जानते हैं sp3 वाले कार्बन का, चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। क्लियर। अब आगे आप देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए एसीटोन, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ये भी मेरा DMF, कहीं कहीं DMF दे देगा, तो ये होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये कहाँ लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये SN2 में लगेगा। ये कहाँ लगेगा, हम बोलेंगे ये SN2 में लगेगा। क्लियर। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो हम लोग लेते हैं इसको, अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसको हम लोग बोलेंगे डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DMSO, कभी कभी शॉर्ट में दे देगा DMSO, कभी दे देगा शॉर्ट में DMF। तो ये सब मेरा जो है फेमस सॉल्वेंट है, और ये मेरा चूंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसीलिए इसमें भी हम लोगों का लगेगा क्या, SN2। ये बड़ा बेसिक सा चीज़ था सॉल्वेंट के बारे में जानना। तो आई होप कि सॉल्वेंट के बारे में आपको पता चल गया कि सॉल्वेंट दो टाइप्स का, पोलर भी और नॉन पोलर भी। पोलर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, नॉन पोलर जानते हैं जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाए। पोलर में दो केस, प्रोटिक एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक जहां पर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच हो वो पोलर प्रोटिक होगा, जहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच नहीं हो वो पोलर एप्रोटिक हुआ। पोलर प्रोटिक वाला SN1 में लगेगा, पोलर एप्रोटिक वाला SN2 में लगेगा। SN1 कहाँ लगेगा ये आपको पता चल जाएगा। सॉल्वेंट देखेंगे SN1 लगाएंगे, सॉल्वेंट देखेंगे SN2 लगाएंगे। SN1 लगाने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, SN2 लगाने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस। तो हम लोगों को जहां तक समझ में आ रहा है ये बेसिक चीज आपको समझ में आया सॉल्वेंट के बारे में। अब हम लोग जानते हैं लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अगर हम लोग जान जाएं तो हम लोगों को SN1 और SN2 कहां लगाया जाएगा ये हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो हम लोग अब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिए हैं, आप बोलोगे सर आप तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिए हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है बाबू न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते हो, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर आता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का हम लोग को बता देना है कि कौन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल मेरा वीक होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का बात करें, अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे बताएं, कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि SN1 में और SN2 में अगर हम बात करेंगे, SN1 में और SN2 में बात करेंगे तो एक चीज़ तो हम जान गए कि ये मेरा पोलर क्या होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और SN2 में हम लोग जान गए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। क्लियर। अब पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक क्या होता है आपको पता चल गया।
अब SN1 में मेरा एक टर्म होता है वीक न्यूक्लियोफाइल लगेगा और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब आप बोलोगे सर क्यों? तो आप एक बार बताओ बाबू, SN1 जो होता है क्या उसका रेट आपके न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर देगा? तो आप बोलोगे सर SN1 तो रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए तो ऑर्डर 1 और मॉलिक्युलरिटी 1 आता है। अब बोलेंगे बिल्कुल, तो SN1 जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल से, लेकिन SN2 में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज़्यादा रेट होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी SN2 की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए SN2 में हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, SN1 में बोलेंगे हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब हम लोग को ये तो पता चल जाए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो आप तो ये जानते हो न्यूक्लियोफाइल में कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होगा वो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब कुछ बच्चे न्यूक्लियोफाइल को बेस के साथ कोरिलेट करते हैं। देखो इन जनरल जब कभी भी सेंट्रल एटम सेम होता है तो न्यूक्लियोफाइल बेस के बराबर हो जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसा भी होता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल का उल्टा काम करता है बेस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बेस में और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि आप न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल का काम सिर्फ H+ को एक्सेप्ट करना नहीं होता है, बेस का काम सिर्फ H+ को एक्सेप्ट करना हो, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अगर हम लोग बेस की बात करें तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो वहां पर बॉन्ड बनाएगा, जहां पर जिस सबस्ट्रेट के साथ वो अटैक करेगा उसके साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्टर हम लोग जानते हैं, पहले लिख लेना आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। पहले लिखिएगा आप फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग जानेंगे ये मेरा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हम लोग पहला केस जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में जैसे अगर हम लोग बोले, फर्स्ट हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, या निगेटिव चार्ज हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे, जैसे एक ले लेते हैं हम लोग NH3 और एक ले लेते हैं हम लोग NH2- और बोलेंगे दोनों में कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तो हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफाइल विल आल्सो इंक्रीजेज। यानी कि NH3 और NH2- में NH2- जो होगा वो मेरा मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। वैसे ही हम लोग ले लेते हैं अगर H2O और यहाँ से हो जाएगा OH-, तो बोलेंगे OH- मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? जैसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एक ले लेते हैं SH- और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग H2S, तो यहाँ पर SH- का ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर अगर ROH और यहाँ पर ले लेंगे RO-, तो बोलेंगे RO- का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग फर्स्ट फैक्टर में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज जितना इंक्रीज करेगा न्यूक्लियोफाइल उतना इंक्रीज करेगा। या हम सिंपल बोल सकते हैं कि न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होता है कंपेयर टू उस न्यूक्लियोफाइल के जिस न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज होगा, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसके पास निगेटिव चार्ज है इसलिए ये मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये मेरा सिंपल है, न्यूट्रल नहीं कह सकते, न्यूट्रल ही कहेंगे क्योंकि चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल वाला है इसलिए हम बोलेंगे ये मेरा वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीज करेगा। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हुआ। सिंपल समझ में आया। न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 को उतना ही ज़्यादा फेवर करेगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही इंक्रीज करेगा। सेकेंड फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। सेकेंड फैक्टर हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेकेंड फैक्टर हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हम लोग बोलेंगे कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा
डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कहेंगे कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन किस केस में, सिर्फ इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल इंक्रीजेज देन न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीजेज। यानी हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे, जैसे ले लेंगे हम लोग CH2-, एक ले लेते हैं हम लोग NH या CH3-, एक हम लोग ले लेते हैं NH2-, एक ले लेते हैं हम लोग OH-, और एक ले लेते हैं हम लोग F-। तो देखिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सब पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला केस तो कॉमन हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो F- का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल इंक्रीजेज। तो हम लोग देख रहे हैं कि CH3- का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH2- का, उसके बाद OH- का। तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीजेज। बस इस कंडीशन को आप याद रखना, बड़ा स्ट्रांग हो जाता है ये केस। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग जैसे साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड फैक्टर हो गया आपका साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम। अब यहाँ पर आप देखो कि साइज के बारे में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो क्या हम बोल रहे हैं, हम बोले कि साइज अगर इंक्रीज करेगा, साइज अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा, हम बोलेंगे इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा, हम बोलेंगे इंक्रीज करेगा। अब आप सिंपल समझना, आप लोगों ने फजांस रूल पढ़ा होगा। फजांस रूल में हम लोगों ने देखा था कि जितना छोटा कैटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, जितना छोटा कैटायन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जितना ही ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे उतना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैटायन का साइज जितना छोटा और एनायन का साइज जितना बड़ा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ही ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के ज़्यादा होने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता था, आयनिक कैरेक्टर घटता था, और ये जो मेरा पोलराइजेशन पावर होता था, पोलराइजिंग पावर कहने का मतलब ये इसकी एबिलिटी, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की, बात समझ में आ रहा है। तो ये इसको पोलराइज करता था, ये कैटायन इस एनायन को पोलराइज करता था। तो कितना छोटा कैटायन और कितना बड़ा एनायन, इस पे डिपेंड करता था कि यार पोलराइजेशन कितना ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन में देखा था कि जितना बड़ा एनायन होगा, जितना छोटा कैटायन होगा, या साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जितना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल का भी तो काम यार उस सबस्ट्रेट पे जिस कार्बन, यहाँ पे तो सबस्ट्रेट क्या होता है, C+ चार्ज। अब इस पे मेरा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज, ये तो मेरा कांस्टेंट, यहाँ पर तो ये मेरा कैटायन छोटा बड़ा भी होता था, लेकिन ये तो मेरा कांस्टेंट है। और इस न्यूक्लियोफाइल का साइज यानी इस एनायन का साइज जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जितना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हम लोगों ने पढ़ा ही तो था SN1 या SN2 में, यार बॉन्ड जब बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही तो बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना बड़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड उतना ज़्यादा बनेगा। यानी बोल सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल या साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही बड़ा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे देख लो, तो बोलेंगे यहाँ पर F-, Cl-, Br-,
I माइनस, तो बोलेंगे यहाँ पर साइज नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे साइज मेरा इंक्रीज किया, तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल भी मेरा इंक्रीज करेगा। क्यों, ये बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन में याद करना, कैटायन एनायन में एनायन का साइज जितना बड़ा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जितना ज़्यादा, कोवैलेंट बॉन्ड उतना ज़्यादा, आयनिक बॉन्ड उतना कम, कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल सकते थे। तो हम लोगों ने सिंपल देखा था कि फाजान्स रूल यही बोलता है, तो यहाँ भी तो आपको ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाना है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर भी तो साइज बड़ा होना चाहिए एनायन का। तो न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना बड़ा, न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा। तो हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मेरा क्या है, ज़्यादा है। जैसे अगर हम बोल दें सिंपल OH माइनस ले लेते हैं और SH माइनस ले लेते हैं। अब बताओ ये दोनों मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन इस दोनों न्यूक्लियोफाइल में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? तो आप बताओगे सर O और S में S का साइज ज़्यादा है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है, तो बोलेंगे SH माइनस मेरा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और OH माइनस मेरा वीक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल के फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स देखा। पहला फैक्टर्स देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम लोगों ने देखा इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इंक्रीज करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरा डिक्रीज कर जाएगा। थर्ड फैक्टर में देखा साइज ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एटम, साइज ऑफ निगेटिव चार्ज कैरिंग एटम, जिस एटम पे निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो यार उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो यार उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये 3 फैक्टर हम लोगों ने जाना। चौथा फैक्टर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा फैक्टर में कुछ और भी हम लोग अलग केस देखेंगे। पहले आप इस तीनों केस को लिख लो और देन हम लोग 4th फैक्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 4th फैक्टर की, तो 4th फैक्टर पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। 4th फैक्टर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बोलेंगे इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, हम बोलेंगे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों बराबर होगा। इन केस ऑफ सेम डोनर एटम बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि बेसिसिटी जो होगा वो मेरा न्यूक्लियोफिलिसिटी के बराबर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखना, जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं RO माइनस की, हम लोग ले लेते हैं HO माइनस की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं PHO माइनस की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, या हम लोग और बात कर लेते हैं कि R सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस की। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे डोनर एटम यहाँ सेम है O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, अब यहाँ बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जस्ट बेस की तरह काम करेगा। तो बताओ यहाँ पर डोनर एटम है तो यहाँ पर R जितना ज़्यादा डोनर होगा बेसिसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, यहाँ पर एक्सेप्टर है, तो RO माइनस से RO माइनस जो होगा वो मेरा अच्छा बेस होगा, यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो RO माइनस सबसे अच्छा, इसके बाद H वाला तो ये हो जाएगा, इसके बाद PH एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर है तो बेसिसिटी तो घटाता है, तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ PH में रेजोनेंस, यहाँ भी RCO में रेजोनेंस, हम बोलेंगे यार यहाँ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, इस कारण से इससे ज़्यादा ये हो जाएगा, इस कारण से ये वाला एक्सेप्टर, ये वाला बेसिक वाले केस में लेस बेसिक और ये वाला मोर बेसिक हो जाएगा ये, और इसमें तो और ज़्यादा बनेगा, इसीलिए ये हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं बेसिसिटी के केस में कि जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर या निगेटिव चार्ज अगर सेम एटम पे हो, यानी डोनर एटम अगर आपका सेम होगा तो बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बराबर हो जाता है। और उस केस में हम लोग सिंपल देखेंगे तो RO माइनस HO माइनस PHOH माइनस या RCOO, या वैसे भी तो देखो यार ये RCOOH जो होगा वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जितना ज़्यादा एसिड होगा वो उतना खराब बेस होगा, जितना खराब बेस होगा उतना
जितना खराब बेस होगा उतना खराब न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना खराब बेस होगा उतना खराब न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि बेसिसिटी इक्वल न्यूक्लियोफिलिसिटी के, यहाँ पर आप देखो ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सल्फोनिक एसिड मेरा मोर एसिड मेरा, इसका मतलब बेस मेरा उतना ही वीक जितना बेस होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल भी वीक होगा। यानी यहाँ पर जब डोनर एटम आपका सेम हो, डोनर एटम आपका सेम हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यार जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है, और जो जितना अच्छा एसिड होगा उसका बेस उतना ही वीक होगा, और जिसका बेस जितना वीक होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतना ही वीक होगा। बताओ यार ये सल्फोनिक एसिड न हो जाएगा H+ लेने के बाद, तो सल्फोनिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड न हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट बेस उतना ही वीक न हो जाएगा, कंजुगेट बेस के वीक होने या बेस के वीक होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी भी वीक न हो जाएगा। इस कारण से ये सबसे वीकर बेस, इसलिए सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल, ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसमें भी कुछ केस ऐसा आ जाता है जहां पर बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे, जैसे ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O-, और यहाँ पे बात करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O-, यहाँ पर लेते हैं A, यहाँ पर ले लेते हैं B। अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करेंगे, बेसिसिटी की आप सिंपल बात करो तो बेसिसिटी में हम बोलेंगे यार यहाँ पर 3 डोनर लगा हुआ है, जितना ज़्यादा डोनर बेसिसिटी उतना ही अच्छा। तो हम लोग बोलेंगे अगर Kb की बात करेंगे, Kb मतलब कि हम लोग बेस की बात कर रहे हैं, Ka मतलब हम लोग एसिड की बात करते थे, तो Kb का ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B > A। लेकिन हम लोग बोलो यहाँ पर तो ग्रुप बहुत स्टेरिक हिंड्रांस, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा अटैक कराना उतना ही टफ हो जाएगा, और अटैक कराना जितना टफ हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही वीक हो जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रांस होने के कारण, भीड़ भाड़ होने के कारण ये मेरा वीक न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तब बोलेंगे A > B। यहाँ पर देखो डोनर एटम दोनों में सेम है, यहाँ भी O-, यहाँ भी O-, दोनों का बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया मेरा एक्सेप्शन। एक और ले सकते हैं, जैसे आप ले लो यहाँ पर ले सकते हैं N, यहाँ पर आप ले लोगे एक, और एक ग्रुप हो गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले लोगे एक मेरा हो गया यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो गया आपका CH3। अब देखो आप यहाँ पर इस N के पास डोनर ग्रुप ज़्यादा है, डोनर ग्रुप ज़्यादा है, इसका मतलब बोलेंगे इसका ये अगर A है ये अगर B है तो डोनर ग्रुप के ज़्यादा होने से इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, इसका बेसिसिटी ज़्यादा होने से हम लोग बोल सकते हैं Kb का ऑर्डर में B > A। अरे यार ये CH3 डोनर ना, लेकिन वही अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में बोलेंगे यहाँ स्टेरिक हिंड्रांस हो जाने के कारण यहाँ फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक हो जाएगा और यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे A > B। और ये भी मेरा क्या हो गया, तो एक्सेप्शन हो गया। यहाँ भी आपका डोनर एटम नाइट्रोजन, यहाँ भी डोनर एटम नाइट्रोजन, यहाँ पर ग्रुप ज़्यादा लग गया, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया, इस कारण से वीक न्यूक्लियोफाइल और ये मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये 2-3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जनरली नहीं ही पूछा जाता है, और जो एक्सेप्शन पूछा जाता है वो हम आपको क्वेश्चन में कन्वे ही कर देंगे कि बाबू इस दोनों को आप देख लो। तो ये दोनों एक्सेप्शन को आप याद रखना। बाकी आपका इन जनरल केस यही होता है कि जब आपका डोनर एटम सेम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर बेस का होगा, यानी जो ऑर्डर एसिड का होगा उसका उल्टा ऑर्डर बेस का होगा, और वही ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल का होगा। क्योंकि यहाँ जो आप देखोगे ये सबसे अच्छा एसिड होगा जब हम लोग बात करेंगे, ये सबसे खराब बेस है, और ये सबसे अच्छा बेस तो ये सबसे खराब एसिड है। और जो सबसे अच्छा बेस होगा डोनर एटम सेम होने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतना ही अच्छा, क्योंकि बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है कब, जब डोनर एटम सेम हो जाएगा। ये मेरा 4th फैक्टर था और सबसे
इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरा यही था, बस आप इसको याद रखना। और देन आपका अब न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला क्वेश्चन वगैरह बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप इसको याद रखिएगा। अब बस मेरा एक फैक्टर और बच गया जो हम लोग SN1 SN2 में देखे, सबस्ट्रेट देख लिए, सॉल्वेंट देख लिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लिए, अब मेरा लास्ट बच गया लिविंग ग्रुप। अब बस इसको देखने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे SN1 SN2 के खूब अच्छे सारे क्वेश्चंस पे, और देन मेरा SN1 और SN2 खत्म हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सेप्शन को बाबू हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन ये जो दो केस है हम लोग इसको याद रखेंगे। जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग को ये फिर से वापस आएगा, हम बोलेंगे ये मेरा बल्की बेस है। बल्की बेस क्यों? क्योंकि जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, जो ग्रुप बहुत बड़ा होता है उसको बल्की बोलते हैं, और ये O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस तो है ही, और बल्की बेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल का, ये भी RO-, ये भी RO-, लेकिन ये R बहुत भारी बहुत बड़ा इसीलिए बल्की, ये R छोटा इसलिए लेस बल्की। तो ये बल्की बेस है और ये लेस बल्की बेस, या इसको बोलेंगे स्मॉल बेस है या छोटा बेस है। क्लियर? इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट फैक्टर जो मेरा SN1 SN2 में पार्टिसिपेट करता है, और वो होता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ये आप देखो लिविंग ग्रुप तो बाबू सिंपल है कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी आएगा। तो हम लोग तो बोलेंगे कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, हम लोग बोलेंगे SN1 भी इंक्रीज करेगा और SN2 भी मेरा इंक्रीज करेगा। क्योंकि यार बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटना शुरू करेगा, तब तो बॉन्ड बनना शुरू होगा, और बॉन्ड टूटना तब शुरू करेगा जब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा SN1 का भी रेट उतना ही अच्छा होगा और SN2 का भी रेट उतना ही अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग सिंपल बात करें कि SN1 SN2 में हम लोग बोले कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा SN1 भी उतना ही अच्छा होगा, SN2 भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि SN1 SN2 दोनों में प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होने के लिए बाबू बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, और बॉन्ड ब्रेक तभी सबसे जल्दी होगा जब लिविंग ग्रुप मेरा सबसे अच्छा होगा, जो जितना जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग बोलेंगे सिंपल कि लिविंग रेट जो होगा, हम लोग बोल सकते हैं रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि रेट अच्छा होगा, रेट बढ़िया होगा SN1 SN2 दोनों में जब लिविंग ग्रुप मेरा बहुत बढ़िया होगा, जब लिविंग ग्रुप मेरा बहुत बढ़िया होगा। और लिविंग ग्रुप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिक स्ट्रेंथ। लिविंग ग्रुप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिक स्ट्रेंथ, या सिंपल समझो लिविंग ग्रुप कब बाहर निकलेगा, जब उसके साथ कोई खींचने वाला रहे। अगर मान लो हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, हम किसी के साथ को पकड़े हुए हैं और उसके साथ हम बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हैं, तो कोई मेरे साथ ऐसा केस आए या मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जो हमको ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करेगा, यानी बॉन्ड खींचने में हेल्प करेगा। बॉन्ड खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो लिविंग ग्रुप के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एक्सेप्टर लगा हुआ है, तो वो मेरा अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में और बाहर निकलने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। और जितना ज़्यादा एक्सेप्टर लगा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कमजोर होगा, क्योंकि डोनर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता था, एक्सेप्टर तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता था, इस कारण से बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर कम, तो हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप ज़्यादा। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे लिविंग ग्रुप कब बढ़िया होगा, लिविंग ग्रुप तभी बढ़िया होगा जब लिविंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जो उसको खींचने में हेल्प करे, जो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करे। तो हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। सिंपल है।
चलिए अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे, अगर हम लोग बोल दें कि आर आई, फिर ले लेते हैं आर बी आर, फिर ले लेते हैं आर सी एल, ले लेते हैं आर एफ, अब बोलेंगे इसमें कौन हैलोजन जो होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बताओ बाबू, यहाँ आर और एफ में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे तगड़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर सबसे ज्यादा मतलब बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग तो इस एफ को इस आर से बाहर निकलने में उतना ही कमजोर फील करेगा, उतना ही मतलब क्या कह सकते हैं, ये फ्लोरीन उतना आसानी से आर को नहीं छोड़ पाएगा। और ये आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, ये बेचारा चाहेगा भाई तुरंत हमको छोड़ दो तुम, तो हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होगा वो हो जाएगा आई माइनस का, फिर हो जाएगा बी आर माइनस का, फिर हो जाएगा सी एल माइनस का, और फिर हो जाएगा एफ माइनस का, यानी आर आई माइनस बी आर सी एल और एफ। ये हो जाएगा मेरा लिविंग ग्रुप का एबिलिटी एमोंग हैलोजन केसेज। और सिंपल बोलेंगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ कब सबसे कमजोर, जब बेसिक स्ट्रेंथ के साथ उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहता है, यानी माइनस आई या माइनस एम लगा रहेगा तो वो उतना खराब बेस होगा, और जितना खराब बेस होगा लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा होगा। तो कहीं बताओ CH3 लगा है, कहीं CF3 लगा है, तो CF3 जो होगा वो मेरा अच्छा खींचने वाला तो खराब बेस तो अच्छा लिविंग ग्रुप, और CH3 तो बेचारा देने वाला है, तो ये तो मेरा डोनर, तो अच्छा बेस हो जाएगा, और बेस हो जाने से लिविंग ग्रुप खराब हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक लिविंग ग्रुप, वीक बेस स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। बेस स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेस वीक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सिंपल बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप के एबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एमोंग हैलोजन बस आप याद रखना कि हैलोजन में आयोडीन का लिविंग ग्रुप की एबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस की। क्लियर। तो अब हम लोग इस फैक्टर्स को देखने के बाद कुछ फैक्टर्स और जानेंगे जो SN1 SN2 में आपको हेल्प करेगा, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज बस आप इस सारे फैक्टर्स को देखिए, और इस फैक्टर्स को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में SN1 और SN2 पे ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, और देन हम लोग इन कर जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन में एक और 2 क्लास और लगेगा, और देन आपका एक क्लास तो अभी लगेगा इसी के SN1 SN2 के क्वेश्चन कराने पे, और देन हम लोग को चल जाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में, और देन एलिमिनेशन और एडिशन। बहुत टाइम लगेगा तो जरूर, लेकिन आपका बेसिक पूरा अच्छा कर देंगे, जिससे आपको आगे अल्काइल हैलाइड का ये सारा पार्ट है बाबू, SN1 SN2 पूरा अल्काइल हैलाइड का लगभग 40% रिकवर कर रहा है ये चीज। तो इस पर आप ध्यान देना, रिवीजन करो। चलिए ठीक है, तो इस सारे फैक्टर्स को आप याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे और सारे फैक्टर्स को एक बार याद दिलवाएंगे।